हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, अक्टूबर में ग्रुप डी की बहाली आने वाली है। इस बार 1-2 हज़ार नहीं, 1 लाख बहाली का अनुमान है कि इस बार 1 लाख बहाली आने वाली है। और सबसे बड़ी ये बात है कि इस बार आईटीआई को कंपलसरी कर दिया गया है। तो जो बच्चे आईटीआई कर रखे हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। तो चलिए पूरे डिटेल को जानते हैं, ताकि आपको ये जानकारी रहे कि हमको आने से पहले क्या तैयारी करनी है। क्योंकि जब बहाली आ जाएगा उसके बाद अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो फिर नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए पहले से तैयारी करना पड़ता है। चलिए पूरे डिटेल आपको हम विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे पद के बारे में। पद क्या होता है, योग्यता क्या होता है, आवेदन कैसे करते हैं, आयु सीमा क्या है, फी क्या है, सिलेबस क्या होता है, सीबीटी 1 में क्या पूछा जाता है, टेट क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, डीवी क्या होता है, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाता है, किस आधार पर मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाता है, और सबसे लास्ट में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पद के बारे में। ध्यान रखिएगा, पहले ये हुआ करता था ग्रुप डी। ध्यान रखिएगा, पहले ये जो होता था ये ग्रुप डी होता था। पहले ये ग्रुप डी हुआ करता था, लेकिन इसको बदल के लेवल 1 कर दिया गया, यानी ग्रुप सी के अंतर्गत इसको ला दिया गया। ध्यान रखिएगा, पहले ये ग्रुप डी हुआ करता था, अब इसको ग्रुप सी के अंतर्गत ला दिया गया है। उसके बाद इसमें बहुत सारे पद निकलते हैं, जैसे ट्रैकमैन हो गया, गेटमैन हो गया, गैंगमैन हो गया, खलासी का हो गया, हेल्पर हो गया, टेक्नीशियन हेल्पर हो गया, पोर्टर हो गया, लेटर पोर्टर हो गया, बॉक्स पोर्टर हो गया। बहुत सारे पोस्ट इसमें निकाले जाते हैं। ये पद हो गया, जो आपको सब हर पद का अपना अलग अलग वर्क होता है। उसके बाद योग्यता की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसमें योग्यता ये तो हो गया पद के बारे में। योग्यता की अगर हम बात करें तो पास 10th पास प्लस, ध्यान रखिएगा, प्लस आईटीआई। ये मस्ट का आईटीआई कंपलसरी कर दिया गया है कि अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस बच्चे के पास आईटीआई होगा वही इसको फॉर्म भर पाएंगे। तो मिनिमम 10th तो होना ही चाहिए, प्लस में आईटीआई आपके पास होना कंपलसरी है। अगर आप 10th किए हुए हैं और आपके पास आईटीआई नहीं है तो इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। अगला हम बात करते हैं आवेदन। आवेदन कैसे किया जाता है? ध्यान रखिए, आवेदन पहले जो फॉर्म आता था 2013-14 के आसपास, तो उसमें ऑफलाइन किया जाता था, लेकिन उसके बाद इसका विस्तार हुआ और इसको ऑनलाइन कर दिया गया। इसका आवेदन जो कीजिएगा केवल और केवल ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होगा कि इसका आवेदन अब केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही करेंगे। ऑफलाइन माध्यम से अगर करते हैं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको केवल और केवल ऑनलाइन ही करना है। अब हम बात करेंगे एज के बारे में कि एज क्या होने वाला है, किस कैटेगरी के लिए कितना एज डिसाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की। जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए, जनरल जो भी कैंडिडेट को 18 से लेकर 33 साल तक उनका है। जो बच्चे का उम्र 18 से 33 साल के बीच में है वो बच्चे ग्रुप डी का फॉर्म यानी लेवल 1 का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी, ओबीसी वालों के लिए, ये तो जनरल हो गया, तो ओबीसी को प्लस 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है। अगर हम बात करें एससी और एसटी का, तो इनको 5 साल एक्स्ट्रा मिलता है। ध्यान रखिएगा, जनरल वाले को 33 साल तक अगर उनका उम्र है तो वो भर सकते हैं। एससी ओबीसी वाले 3 साल बढ़ा दीजिए, यानी 36 साल तक के कैंडिडेट है तो वो भर सकते हैं। अगर हम बात करें एसटी वाले को, इनको 5 साल बढ़ा दिए तो 33-5 होता है 38 साल तक के बच्चे इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो आप समझ गए पद क्या होता है, उसके बारे में आप समझ चुके हैं। योग्यता क्या होता है ये भी समझ गए। आवेदन कैसे करना है, ध्यान रखिए, केवल और केवल ऑनलाइन मोड में करना है। आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है वो भी आप समझ गए। अब हम बात करते हैं फी की। फी की अगर हम बात करें तो जनरल बच्चों को, जनरल और ओबीसी वाले को 500 रुपए का फी लगता है, और एससी एसटी वाले जो भी है उनको 250 रुपया लगता है। कोई भी फीमेल है चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हो, इसको केवल 250 रुपए का फी लगता है। बाद में रिफंड कर दिया जाता है, लेकिन फॉर्म भरते वक्त आपको 250 रुपया पे करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप फी के बारे में समझ गए। अब हम देखेंगे सिलेबस को कि सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बहुत बच्चे क्या होता है कि एक बगल से लेकर पढ़ना शुरू कर दिए, उनको पहले यही पता नहीं रहता है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो स्मार्ट तरीका से पढ़िएगा, कम समय में आप जॉब ले सकते हैं। अगर आप एक बगल से पढ़ना शुरू किए तो फिर जॉब नहीं होने वाला है, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ रहता है। तो इसको पहले सिलेबस को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सिलेबस को जानते हैं। सिलेबस में जो होता है 4 खंड से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो होता है मैथ से प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा, चलिए हम साइंस है। तीसरा रीजनिंग है, और चौथा आपको जीए और सीए है।
ध्यान रखिएगा चारों का वेटेज अलग अलग है। मैथ्स जो से जो प्रश्न पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 25 नंबर का होता है। साइंस से भी आपको 25 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 25 नंबर का होता है। रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 नंबर का होता है। जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर इससे आपको 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कुल मिला करके 100 नंबर का होता है। ध्यान रखिएगा मैथ से 25 नंबर, साइंस से 25 नंबर, रीजनिंग से 30 नंबर और करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस इससे आपको 20 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिला करके 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम निगेटिव मार्किंग की बात करें तो वन थर्ड निगेटिव मार्किंग होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप तीन गलत बना दिए और एक सही बना हुआ तो इसको भी गलत माना जाएगा, मतलब एक नंबर कट जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि तीन गलत बनाते हैं तो एक आपका सही नंबर काट लिया जाएगा। ये होता है 1/3। अगर हम सीबीटी की बात करें तो ध्यान रखिएगा लेवल 1 यानी ग्रुप डी में केवल एक सीबीटी होता है। ध्यान रखिए केवल एक सीबीटी होता है। इसी में ये कितना नंबर का होता है तो ध्यान रखिएगा ये 100 नंबर का होता है। समय कितना मिलता है तो 90 मिनट का आपको समय मिलता है। इसमें अगर बात की जाए कि सिलेक्शन कितना पे होता है तो ध्यान रखिए अगर आप जनरल में है तो आप 80 प्लस लेकर चलिए, ओबीसी में है तो आप 70 प्लस लेकर चलिए और एससी एसटी में है एससी या एसटी में है तो ध्यान रखिए आप 60 प्लस लेकर चलिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं छीन सकता है। ध्यान रखिएगा ग्रुप डी में केवल और केवल एक सीबीटी होता है और उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। अब बात करें पेट का तो पेट में क्या होता है वो आपको हम बता देते हैं। पेट में होता है कि बॉयज के लिए क्या होता है कि 35 केजी का आपको वजन उठाना है, 100 मीटर की दूरी तय करनी है, उसके लिए आपको 2 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। वो स्टेप जब ध्यान रखिएगा केवल और केवल एक चांस आपको मिलने वाला है उसमें। वो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका सेकेंड राउंड चालू होता है जिसमें रनिंग आता है। इसमें 1 किलोमीटर की दूरी आपको दौड़ कर तय करनी है जिसके लिए आपको समय सीमा निर्धारित किया गया है 4 मिनट 15 सेकंड का और उसमें आपको भी एक चांस मिलने वाला है। अगर हम बात करें लड़की का तो लड़की में 20 केजी वजन उठा करके 100 मीटर की दूरी तय करनी है और समय 2 मिनट निर्धारित है। अगर रनिंग की बात करें लड़की में तो 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है दौड़कर 5 मिनट 40 सेकंड में उनको तय करनी है। ये उनका पेट का ये पूरा शेड्यूल है। इस तरह से आपका पेट होता है। ध्यान रखेंगे इसमें केवल और केवल आपको एक चांस मिलेगा, सेकेंड चांस नहीं मिलने वाला है। अब पेट आपका हो गया। अगर हम बात करते हैं मेडिकल का तो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए तो ध्यान रखिएगा हर पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है, लेकिन उसमें भी कौन कौन सा होना चाहिए वो क्लियर कर दिया गया है कि जैसे आपको A1 जो होता है वो तो लोको पायलट के लिए होता है तो आपके पास होना चाहिए A2 होना चाहिए, B1 होना चाहिए, B2 होना चाहिए, C1 या C2 में से कोई भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है तो आपको नौकरी दी जाएगी। अगर इनमें से अगर आपके पास A1 है तो बहुत अच्छा है। अगर C2 के बाद कोई मेडिकल स्टैंडर्ड आपका है तो समझिए आपको नौकरी नहीं मिलने जा रही है। इतना याद रखिएगा। ये मेडिकल का हो गया। डीवी की अगर हम बात करें तो ये तरह मेडिकल होने के बाद आपका लास्ट में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें क्या होता है कि जब आप फॉर्म को ऑनलाइन करते हैं, जिस समय आप फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे उस समय जो भी डिटेल आप उसमें फिल करेंगे वो सारे डिटेल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो ऑफिसर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे उनको आपको ओरिजिनल के रूप में दिखाना होगा। अगर उसमें से कोई भी आप जो जैसे अप्लाई किए कोई चीज डाल दिए और वो आपके पास नहीं है, अगर वहां पर नहीं दिखाते हैं तो आपको इनवैलिड कर दिया जाएगा, यानी आपको वहां से रिजेक्ट करके हटा दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें ऑनलाइन करते समय उसका पूरा ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए। अगर ओरिजिनल कॉपी आपके पास नहीं है तो उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपको निरस्त कर दिया जाएगा, यानी बाहर निकाल दिया जाएगा और आपकी नौकरी नहीं लगेगी। इस बात को मेंशन कीजिएगा कि जो डॉक्यूमेंट आप डाल रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते समय वो आपके पास ओरिजिनल रूप में होना चाहिए। अगर नहीं है तो गड़बड़ है भाई। अगला बात करते हैं मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट किस आधार पे बनता है इसको हम बात करते हैं। तो पहला इसका आधार होता है आपका सीबीटी। सीबीटी के आधार पर मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया जाता है। आपका कितना नंबर आया उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। उसका मेडिकल होता है, पेट होता है और पेट हो गया। आप सीबीटी में नंबर ध्यान रखिएगा, पेट का नंबर सीबीटी ये मेरिट लिस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मेडिकल का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सीबीटी में जो आप नंबर लाते हैं उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। आप जितना ज्यादा नंबर लाते हैं
उतना ऊपर आपका रैंकिंग होगा, उतना जल्दी आपका पोस्टिंग किया जाएगा। अगर आपका कम नंबर है, आप पास भी हो चुके हैं, तो आपका ज्वाइनिंग लास्ट में कराया जाएगा, लेकिन जिनका ज्यादा नंबर है उनका ज्वाइनिंग आपसे पहले कराया जाएगा। इस बात को आप मेंशन कीजिएगा। अगला है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कैसी होती है? ये सारा कुछ जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो एक पैनल तैयार किया जाता है। रेलवे बोर्ड या जो आरएससी होता है या जोन होता है उसके द्वारा एक पैनल तैयार किया जाता है। पैनल में आपका नाम आता है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर बाय पोस्ट, इंडियन पोस्ट ऑफिस पोस्ट के द्वारा आपको स्पीड पोस्ट कर दिया जाता है घर पे। उसके बाद उसका पूरा डिटेल रहता है, कुछ फॉर्म रहता है, उसको भर करके आपको जो जोन होता है उसमें जाकर आपको सबमिट करना होता है। पूरा चीज वेरीफाई किया जाता है, सही सब कुछ सही रहा तो आपको क्या किया जाता है, ज्वाइनिंग कराया जाता है। अगर हम बात करें सैलरी की तो इसका स्टार्टिंग पे जो होता है 5200 से 19,900 के बीच में आता है। जो मूल हो गया उसका टीए डीए उसे ऊपर से मिलते मिलते आपका 28 से 29,000 रुपया स्टार्टिंग सैलरी होता है ग्रुप बी का। उसके बाद और डिपेंड किस पे करेगा कि आपका किस शहर में ज्वाइनिंग दिया गया है। अगर कोई नॉर्मल शहर है जहां महंगाई भत्ता कम मिलने वाला है तो आपका सैलरी पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। जैसे बेंगलुरु में आपका हो गया तो महंगाई भत्ता वहां ज्यादा मिलता है, मुंबई में हो गया तो महंगाई भत्ता आपको ज्यादा मिलेगा। ये सारा कुछ आपको सैलरी को इफेक्ट करता है, उसमें प्रभाव पड़ता है। तो ये पूरा डिटेल आपको हम बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।